Hello, hi, very good evening, all my students. This is संगीता एंड वेलकम टू माँ गंगा होम साइंस। माँ गंगा होम साइंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं जो पारंपरिक कढ़ाई एवं बुनाई है उसके बारे में हम देखेंगे क्या क्या है हमारी पारंपरिक कढ़ाई पारंपरिक वस्त्रों के बारे में, यानी पारंपरिक वस्त्र कौन कौन से हैं, इस पर कौन सी कढ़ाई कौन सी रंगाई होती है उसके बारे में हमें पढ़ना है इस क्लास में। और इस क्लास में इससे पहले हमारी क्लास हुई है उसमें हमने क्या विभिन्न धागों से निर्मित विभिन्न धागों से निर्मित वस्त्रों के बारे में चर्चा की थी। तो इसमें हमने कहाँ से यहाँ रंगाई के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने रंगरोधी रंगाई वाले वस्त्र बंधेज रंगाई के बारे में पढ़ा था, जो 1373 ईस्वी में कालीन साहित्य में भी सतरंगी चुनरी का वर्णन मिलता है। तो ये हमने पहले पढ़ा था अगली क्लास में, वो आप लोग इससे पहले की क्लास फर्स्ट क्लास है सो वो देख सकते हैं। और ये हमारी दूसरी क्लास होगी। यहाँ से हमने क्या देखा, भारत में त्यौहार, विवाह, पुनर्विवाह, पुनर्जन्म तथा सभी शुभ अवसरों पर बांधनी का पहनना शुभ माना जाता है। तो आप लोग अपने जो यूपी में देख सकते हैं जो शादी ब्याह होते हैं उस समय हमारी चुनरी वाली साड़ी ही आती है, वो लाल कलर की होती है, तो वो हमारी शुभ मानी जाती है। तो ये कई प्रकार की होती है, तो एक रंगी होती है, दो रंगी होती है, तीन रंगी, चार रंगी, पाँच रंगी, छः रंगी, सात रंगी, आठ रंगी, नव रंगी तक ये चुनरी बनाई जाती है। तो यह आप लोग यानी ध्यान में रखना। लाल रंग उत्सव और प्रेम प्रसन्नता का प्रतीक है। तो पीला रंग बसंत, आम के बौर के बारे में बताता है। बुद्धि, ये सभी हमने पहली क्लास में पढ़ा है। और बुद्धि और जीवन प्रदान करने वाले सूर्य की किरणों का ये क्या बताता है, ये आम का बौर बुद्धि और जीवन प्रदान करने वाले सूर्य की किरणों का ये वर्णन करता है पीला रंग। और उसके बाद हम नीले रंग की बात करें तो ये रंग सामले, कृष्ण, आकाश एवं स्वर्ग का द्योतक है। ये किसका, यानी सामने रंग कृष्ण के बारे में बताता है, आकाश स्वर्ग का ये द्योतक माना जाता है। जामुनी रंग भौतिक सुख सुविधाओं का तथा हरा रंग यौवन और जीवन का प्रतीक है। किसका, यौवन और जीवन का प्रतीक किस रंग को माना जाता है, तो ये हरे रंग को कहते हैं। सुख सुविधाओं का यानी प्रतीक कौन सा रंग है, तो जामुनी रंग सुख सुविधाओं का प्रतीक है। हरा रंग यौवन और जीवन का प्रतीक है। हरा भरा देखकर तो जीवन और यौवन दोनों ही कैसा खुशहाल हो जाता है, तो ये हम इससे लगा सकते हैं। इसलिए चुनरियाँ विभिन्न रंगों में भी रंगी जाती हैं। तो चुनरियाँ एक रंग में नहीं कई विभिन्न रंगों में रंगी जाती थी। और इक्कत का कारीगर, यहाँ से हम इक्कत के बारे में देखते हैं। इक्कत का कारीगर केवल रंगाई कला में ही निपुण नहीं था, बल्कि उसे बुनाई तकनीक का भी ज्ञान होता था। और इस प्रक्रिया में बनाए जाने वाले वस्त्र के लिए अपेक्षित ताने और बाने के धागों की मात्रा की गणना करनी होती है। जो इक्कत बनती है उसमें क्या ताने और बाने गिन कर तब वह वस्त्र बनाया जाता है। उसमें क्या ताने बाने यानी रंगाई भी उसमें सूत की ही होती है, मतलब धागे की रंगाई होती है। उसके बाद हम उससे वस्त्र बनाते हैं। तो ये बनाना भी कठिन होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये क्लास हमारी फर्स्ट क्लास हुई है, जो NCERT फर्स्ट क्लास दी है, तो वो उसमें हमने ये बताया हुआ है। तो आप लोग चाहें तो वो देख सकते हैं, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। और धागे बांधने को रंगाई के बाद क्या है, ये देखिए, धागे को बांधने और रंगाई के बाद उसकी बुनाई के लिए प्रवीणता की आवश्यकता होती है। ताकि डिजाइन बनाने के लिए प्रवीणता मतलब यानी बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और जो डिजाइन है वो खराब ना हो जाए, ताने और बाने के धागों का मेल बैठे। यानी रंगाई इस प्रकार की जाती है, ताने और बाने का मेल बैठे उस प्रकार उसकी डिजाइन बनाई जाती है।
ये सब हमने पढ़ा था उस क्लास में, फिर से देख लेते हैं। आजकल भारत में बंदेज रंगाई का प्रचलन बढ़ गया है। पहले वस्त्र ग्रामीण स्त्रियां पहनती थी, किंतु अब शहरों में भी इसका प्रचलन हो गया है। कॉलेज की छात्राएं, नौकरी पेशा कार्यकर्ता महिलाएं, शहरी गृहिणियां सभी पोशाक ऐसे परिधान पहनती हैं। सभी गृहिणियां शौक से ये क्या ऐसे परिधान पहनती हैं। इस विधि से बने सलवार कमीज, दुपट्टे, बच्चों के वस्त्र, साड़ी, ब्लाउज, लुंगी, सोफे, टेबल क्लॉथ, पर्दे, चादर सभी लोकप्रिय हैं। भारत के बांधनी वर्क की बिक्री विदेशों में भी हो रही है। जो भारत का बांधनी वर्क है जो कहाँ बनता है, राजस्थान में बनता है, वह विदेशों में भी इसकी मांग है। यह कला विद्यालय, महाविद्यालय और महिला शिल्प कला केंद्रों, अन्य प्रशिक्षण केंद्रों, पाठ्यक्रमों में भी स्थान पा चुकी है। यानी हमारे जो बीए में प्रैक्टिकल होते हैं वहाँ पर मैम रूमाल बनवाती, चुनरियाँ बनवाती, बेडशीट बनवाती हैं, तो उस पर कौन सी कला कराती हैं, तो ये हमारी बांधनी ही कराती हैं। यानी चने को बांधकर, गेहूं को बांधकर और गिट्टियों को बांधकर ये कला हमें बनानी होती है। कई प्रकार से ये कला बनती है। तो ये आप सभी ने प्रैक्टिकल भी किया होगा बीए में। जिसने बीए की है, बीए तो खैर सभी ने ही की होगी, बीएससी भी की उसने नहीं, तो होम साइंस वाले सभी ने बीए ही की है, तो उसमें ये कराते हैं। तो कुटीर उद्योग, ये हस्तकला, छोटे कुटीर उद्योग स्थापित कर धनोपार्जन, यानी कुटीर उद्योग किसे कहते हैं, तो छोटे उद्योग होते हैं उसे ही हम क्या कुटीर उद्योग कहते हैं। छोटे उद्योगों को हम क्या कुटीर उद्योग कहते हैं। धनोपार्जन के लिए ये किया जाता है। अल्प शिक्षित बेरोजगार कम समय में कला सीखकर अपना रोजगार आरंभ कर सकते हैं। घरों में गृहिणियां अपनी पुरानी सफ़ेद अथवा एक रंगी साड़ियों को बांधनी द्वारा रंग कर मैक्सी गाउन, दुपट्टे, स्कार्फ, टेबल क्लॉथ्स, लैम्पसेट जैसी काम की चीज़ें बना सकती हैं। ये एमए और बीए में दोनों में ये होता है। मैंने भी बनाया था बेडशीट और कपड़ा रंग के और भी कई वस्त्र बनाए थे उससे। तो उसमें सूती वस्त्र अधिक अच्छा होता है, निपुणता प्राप्त होती है और वस्त्र भी बांधनी द्वारा रंग सकती हैं। नए वस्त्र भी बांधनी द्वारा रंग सकते हैं। ये हमने इतना करा दिया था। आगे देखते हैं हम कपड़ा पर टाई एंड डाई, ये भी पढ़ा था शायद, देखते हैं सॉरी, देखिए पढ़ा होगा बट देख लेते हैं, फिर से रिवीजन हो जाएगी हमारी। चलिए, कपड़ा टाई एंड डाई, बांधनी, चुनरी, लहरिया कुछ इस डिजाइन वाले वस्त्रों के नाम हैं। यानी बांधनी, चुनरी, लहरिया ऐसे ऐसे बनी होती है चुनरी पर। तो ये भी हमारी कैसी है, ये भी हमारी टाई एंड डाई से ही बनती है। तो ये वस्त्रों के नाम से जानी जाती है। टाई एंड डाई, बांधनी और चुनरी लहरिया के नाम से जानी जाती है, जिनमें कपड़े के बुनने के बाद टाई एंड डाई द्वारा पैटर्न बनाए जाते हैं। टाई एंड डाई का एक विशिष्ट डिजाइन बंधेज है। टाई एंड डाई का एक विशिष्ट डिजाइन कौन सा है, बंधेज है, जिसमें पैटर्न असंख्य बिंदु के होते हैं। कितने असंख्य बिंदु के होते हैं। लहरिया प्रकार का होता है। एक अन्य लहरिया प्रकार का होता है क्या, पैटर्न बिंदु, जिसमें पैटर्न में असंख्य बिंदु होते हैं। अन्य लहरिया प्रकार का होता है, जैसे कि बिंदी बिंदी ऐसे ऐसे धरी होती हैं और उसमें लहरियाँ सी बनी होती हैं। इस प्रकार का लहरिया असंख्य बिंदु होते हैं और लहरिया प्रकार का होता है, ये आपने देखा होगा। और कहीं कहीं ऐसा ऐसा होता है, इस प्रकार से ऐसे और ऐसे ऐसे बिंदी धरी होती हैं, यही हमारी क्या है, लहरिया। और लहरिया ऐसे 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 बनी होती है, तो ये आपने देखी होगी। तो
तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं धागा, टाई एंड डाई। धागा, टाई एंड डाई किस में? इक्कत में। इक्कत में धागा, टाई एंड डाई, धागा को बांध कर रंगा जाता है। इक्कत में क्या? धागा बांध कर रंगा जाता है। धागा, टाई एंड डाई वाले कपड़े बनाने की एक जटिल प्रक्रिया है। इन्हें क्या? इक्कत कहते हैं। इक्कत कपड़े कहते हैं। ये कपड़े एक तकनीक द्वारा बनाए जाते हैं जिसमें ताने के धागे को या बाने के धागे को या दोनों को बुनाई से पहले टाई एंड डाई कर लिया जाता है। इस प्रकार जब कपड़े को बुना जाता है तब धागों के रंगे हुए स्थानों पर क्या होता है? आधार पर एक विशिष्ट क्या? टर्न बन जाता है। पैटर्न, विशिष्ट पैटर्न बन जाता है। पैटर्न बन जाता है। आगे देखते हैं। ये देखिए इक्कत है, कई प्रकार से बनाई जाती है। ये भी इक्कत है, ये इक्कत है, इक्कत है, ये भी इक्कत है, ये भी इक्कत है, ये भी इक्कत है। अलग अलग प्रकार के इक्कत के वस्त्र हैं ये चारों के चारों। आगे देखते हैं विभिन्न प्रकार के इक्कत वस्त्र। इक्कत वस्त्र कहाँ कहाँ मिलते हैं और कैसे बनाए जाते हैं उसके बारे में देखते हैं। आंध्र प्रदेश में पोचमपल्ली जो साड़ी है वो भी इक्कत से बनाई जाती है। इक्कत बुनाई की जाती है उस पर। तो आंध्र प्रदेश में पोचमपल्ली और केरला में सूती। क्या? आंध्र प्रदेश में कौन सी? पोचमपल्ली साड़ी है वो भी इक्कत से बनाई जाती है। धागा को रंग कर तब इसकी साड़ी बनाई जाती है। उसके बाद केरला में सूती इक्कत। केरला में क्या? सूती इक्कत वस्त्र बनाने की परंपरा है। आंध्र प्रदेश में पोचमपल्ली बनाने की परंपरा है और केरला पड़ता है वहाँ पर सूती इक्कत वस्त्र बनाने की परंपरा है। तो ये हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है लाइन। पोचमपल्ली तो अधिकतर सभी को मालूम होगी, बट केरला यानी कुछ ही बच्चों को मालूम होगा कि केरला में सूती इक्कत वस्त्र बनाने की परंपरा है जिन्हें तेलिया रूमाल कहा जाता है। लिए तेलिया रूमाल पता होगा सभी को, बट इसका दूसरा नाम क्या है? केरला की सूती इक्कत। केरला की क्या? सूती इक्कत बनाने की परंपरा है, उसे क्या कहते हैं? तेलिया रूमाल कहते हैं। तेलिया रूमाल किस पर बनता है? तो सूती वस्त्र पर बनता है। सूत से बनता है यानी धागों को रंग कर तब इसकी यानी डिजाइन बनाई जाती है, इसे बुना जाता है। तो इसे हम तेलिया रूमाल आंध्र प्रदेश का है। उसके बाद हम ये प्राय जोड़े के रूप में बुने गए कपड़े के 75 से 90 सेमी वर्ग टुकड़े में डिजाइन किए जाते हैं। जो तेलिया रूमाल है जो जोड़े के साथ बुने जाते हैं और 75 से 90 सेंटीमीटर वर्ग टुकड़े में ये डिजाइन कर दिए जाते हैं। मोटे कपड़े का उपयोग मछुआ समुदाय के लोग करते हैं। कहाँ के? तो इसमें मोटे कपड़े का उपयोग कौन करते हैं? मछुआ समुदाय के लोग होते हैं। मछुआ समुदाय के लोग होते हैं वो मोटे कपड़े का प्रयोग करते हैं। वे इनका प्रयोग लंगोट, साफे, लुंगियाँ के रूप में किया जाता है। यानी जो आंध्र प्रदेश में मछुआ समुदाय का एक समूह है वो कैसे मोटे कपड़े का प्रयोग करता है, मोटे कपड़ा बनाने का प्रयोग करता है। और इसमें वो क्या क्या बनाता है? तो लंगोट बनाता है, साफे बनाता है। साफे मतलब सिर पे बांधने वाला, जहाँ पे यानी कहीं कहीं पर गमछा, कहीं अंगोछा, हमारे तरफ अंगोछा कहते हैं उसे, और कहीं गमछा कहते हैं और कहीं साफे कहते हैं। और लुंगियाँ के रूप में यानी लुंगियों के रूप में किया करते थे। यानी जो मछुआ समुदाय के लोग थे वो इसका प्रयोग लंगोट, साफे और लुंगियों के रूप में किया करते थे। और ये मोटे कपड़े से बनाए जाते थे। महीन कपड़े का उपयोग कब करते थे? दुपट्टे बनाने के लिए, और एक बुरखे के रूप में किया जाता था। महीन कपड़े का प्रयोग ये कहाँ करते थे मछुआ समुदाय के? तो दुपट्टा बनाते थे,
दुपट्टा और बुर्खा बनाने के लिए ये महीन कपड़े का प्रयोग करते थे। आगे देखते हैं, सॉरी, उड़ीसा। उड़ीसा प्रदेश में सूत तथा रेशम की इक्कत साड़ियाँ और कपड़े बनाए जाते हैं। कहाँ? उड़ीसा में। जो प्रदेश है उड़ीसा प्रदेश में सूत एवं रेशम की इक्कत साड़ियाँ बनाई जाती हैं, यानी साड़ियाँ और कपड़े बनाए जाते हैं। यहाँ वस्त्र निर्माण की इस प्रक्रिया को बंध कहते हैं, यानी यहाँ पर वस्त्र निर्माण है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बंध कहते हैं। यहाँ वस्त्र निर्माण की इस प्रक्रिया को क्या बंध कहते हैं? कहाँ पर? उड़ीसा में। उड़ीसा में जो वस्त्र निर्माण होता है, जो मतलब बांध के बनाया जाता है, तो वहाँ पर हम बंध कहते हैं, और राजस्थान में बांधनी कहते हैं इसे। जो एकल या संयुक्त इक्कत हो सकती है, एकल हो सकती है या संयुक्त इक्कत हो सकती है। पटोला की तुलना में यहाँ के डिजाइन कोमल और वक्र रेखी होते हैं। पटोला कहाँ की है? पटोला गुजरात की है। तो पटोला की तुलना में यहाँ के वस्त्र, यहाँ की डिजाइन कोमल और वक्र रेखीय हो सकती है। कहाँ की? यानी उड़ीसा की। उड़ीसा की डिजाइन पटोला की तुलना में कैसी हो सकती है? तो यहाँ की डिजाइन कोमल और वक्र रेखी हो सकती है। आगे देखते हैं। आगे है, ये देखिए किसकी है? इक्कत कपड़े विभिन्न प्रकार के, ये भी इक्कत हैं। ये देखिए ये भी इक्कत है, ये भी इक्कत है, अलग अलग प्रकार के डिजाइन दिए हुए हैं। और ये किससे बनता है? मतलब धागों से बनाया जाता है, धागा ही रंगा जाता है। अब देखते हैं हम गुजरात की। गुजरात की प्रसिद्ध रंगाई, उसके बारे में देखते हैं। देखिए गुजरात प्रदेश में इक्कत बुनाई की बड़ी समृद्ध गुजरात प्रदेश में इक्कत बुनाई की बड़ी समृद्ध परंपरा है। यानी कैसी? बड़ी समृद्ध परंपरा है। पटोला रेशम द्वारा बनाई गई दोहरी इक्कत की रंग बिरंगी साड़ी है। यानी जो पटोला है गुजरात की, तो वह कैसी है? रेशम से बनाई गई है। जो पटोला किससे बनाई जाती है? रेशम से। और जो रंग बिरंगी दोहरी इक्कत की साड़ी है, यानी दोहरी इक्कत से बनाई जाती है जो पटोला है, और ये रंग बिरंगी साड़ी होती है। और ये कहाँ की है? गुजरात की है। और इसका निर्माण मेहसाना जिले के पाटन के में केंद्रित है। इसका निर्माण कहाँ हुआ? तो मेहसाना जिले गुजरात का एक मेहसाना जिले है, वहाँ पर एक स्थान है पाटन। क्या है? गुजरात है। गुजरात में एक मेहसाना जिले है, गुजरात में गया और एक मेहसाना जिला पड़ा, वहाँ पर एक स्थान पड़ा पाटन, वहाँ से ही ये कला शुरू हुई। इसी के नाम से ये पटोला इसका नाम रखा गया। तो लाल पीली तो ये आप लोग समझ गए होंगे और आपको ये याद भी हो गया होगा। तो गुजरात का एक ज़िला है मेहसाना। मेहसाना में एक पाटन स्थान है, वहाँ पर इसकी कला बनाई जाती है जो पटोला कहते हैं। और पटोला कौन कौन से रंग में मिलती है? तो लाल होती है, पीली होती है, सफ़ेद कलर की होती है, हरा, काला। तो कलर हम देखें तो पीला, सफ़ेद, हरा, काला, लाल। तो पीला कसहर, क्या हो गया यहाँ पर? कौन कौन से कलर मिलते हैं? लाल, पीला, सफ़ेद, हरा, काला। ये
5 प्रकार के कलर मिलते हैं। लाल, पीला, सफ़ेद, हरा, काला आदि रंग उपयोग में लाए जाते हैं। ज्यामिति डिजाइन के अतिरिक्त अन्य डिजाइनें भी बनाई जाती हैं। ज्यामिति डिजाइन के अतिरिक्त यहाँ पर अन्य डिजाइनें भी बनाई जाती हैं, जैसे फूल, पक्षी, पशु, नृत्य करती गुड़ियाँ आदि यहाँ बनाई जाती हैं। कश्मीर की कसीदाकारी। कसीदाकारी सुई या देखिए ये गुजरात की हो गई। यहाँ पर कसीदाकारी। कसीदाकारी को देखते हैं तो इसमें क्या दिया हुआ है। तो कसीदाकारी सुई या सुई जैसे औजारों का प्रयोग करके रेशम, सूत, स्वर्ण, चांदी, धागों से कपड़ों की सतह को अलंकृत करने की कला को कसीदाकारी कहते हैं। कसीदाकारी किसे कहते हैं? कसीदाकारी हम उसे कहते हैं जैसे कि सुई या किसी अन्य चीज़ से, और भी औजार हो सकते हैं, उससे हम किसी कपड़े को, रेशम का हो सकता है, सूती हो सकता है, और रेशम, सूत, स्वर्ण या चांदी के धागों से किसी भी कपड़े, यानी सूती हो, वैसे सूती अच्छा माना जाता है, सूती हो, कॉटन का, रेशम का या अन्य किसी कपड़े पर हम रेशम के धागों, रेशम, सूत और स्वर्ण और चांदी के धागों से कपड़े की सतह को क्या करते हैं? सजाते हैं, अलंकृत करते हैं। करने की कला को ही हम क्या? कसीदाकारी कहते हैं। हम जो उसे किसी भी चीज़ को सजाते हैं, ये तो कपड़ा है, और भी चीज़ यानी डेकोरेशन का हम और भी देख लेते हैं, उसे भी हम क्या? कसीदाकारी कहते हैं। नहीं कसीदाकारी तो यही होगी, मतलब कि कढ़ाई, बुनाई, सिलाई से संबंधित, तो उसे डेकोरेट करना, अलंकृत करना, वही हमारी क्या? कसीदाकारी होती है। कसीदाकारी करने में सुई का प्रयोग होता था। जब पहले की बात की जा रही है तो वहाँ पर कसीदाकारी की जाती थी, उस समय क्या? सुई का प्रयोग हुआ करता था। कसीदाकारी का प्रचलन संपूर्ण देश में था। हमारे पूरे देश में कसीदाकारी का प्रचलन था और कसीदाकारी को घरेलू हस्तशिल्प माना जाता था। जो कसीदाकारी होती थी वो घरेलू हस्तशिल्प हाथ द्वारा बनाई जाती थी। हस्तशिल्प मतलब हाथ द्वारा की हुई कढ़ाई या बुनाई। तो ये पहले बहुत किया करती थी हाथ से। कई यानी हर चीज़ बोनी, मतलब मफलर वगैरह, स्वेटर, जर्सी, ये सभी हाथ से ही स्त्रियां बनाया करती थी। यह एक ऐसा व्यवसाय है जिसे महिलाएं खाली समय में वस्त्रों को अलंकृत करती थी। यानी उस समय क्या? खाली समय जब मिलता था तब वो अपने वस्त्रों को क्या करती थी? अलंकृत करती थी। और फिर भी यह हस्तशिल्प कसीदाकारी व्यवसाय के रूप में ले चुकी थी। यानी यह हस्तशिल्प कसीदाकारी कुछ ही समय में ये व्यवसाय का रूप ले चुकी थी। कि बात से स्पष्ट होता है कि कसीदाकारी संपूर्ण देश में प्रचलित थी। यानी इस बात से क्या होता है? स्पष्ट होता है कि जो कसीदाकारी थी वो संपूर्ण देश में, भारत में प्रचलित थी। अगला पॉइंट कह रहा है सभी सामाजिक आर्थिक स्तर पर खानाबदोश। क्या? सभी सामाजिक आर्थिक स्तरों पर खानाबदोश पालकों से लेकर शाही घरानों के सदस्यों तक, यानी सभी सामाजिक आर्थिक स्तरों पर खानाबदोश पशुपालकों से लेकर शाही घराने के सदस्यों तक ये सभी कलाएं यानी जो कसीदाकारी थी वो की जाती थी। अगला पॉइंट है
विविध वस्तुएं बनाने में प्रयुक्त निजी वस्त्र घरेलू उपयोग, यानी विविध वस्तुएं बनाने में प्रयुक्त निजी वस्त्र घरेलू प्रयोग, घर की सजावट, धार्मिक स्थानों के लिए भेंट एवं उनके जानवरों एवं पशुओं के लिए अलंकरण की वस्तुएं, ये सभी क्या होता था, मिलती थी घर पर। विविध वस्तुएं बनाने में प्रयुक्त निजी वस्त्र घरेलू प्रयोग, घर की सजावट, धार्मिक स्थानों के लिए भेंट एवं उनके जानवरों एवं पशुओं के लिए अलंकरण की वस्तुएं बनाई जाती थीं। पशुओं के लिए, घरेलू प्रयोग के लिए, सजावट के लिए, धार्मिक स्थानों पर भेंट करने के लिए ये स्त्रियां हस्तकला यानी हस्तशिल्प बनाती थीं, वो जब खाली समय मिलता था। अगला पॉइंट है, सभी वस्तुओं और धागों के साथ कौड़ियों, सीपियों, दर्पण, कांच के टुकड़े, मनकों, मणियों और सिक्कों द्वारा ये कला बनाई जाती थी। सभी प्रकार के कपड़ों पर मोटे सूती कपड़े तथा ऊंट के ऊन से बने वस्त्रों से लेकर अत्यंत महीन रेशम पश्मीने तक ये सभी प्रकार के कपड़ों पर ये की जाती थी। किससे? मोटे सूती वस्त्रों से लेकर ऊंट के ऊन से और अत्यंत महीन रेशम से और क्या तथा पश्मीने तक ये कार्य होते थे। आगे देखते हैं। ये हो गया। आगे है फुलकारी। फुलकारी कहाँ की है? पंजाब की। तो फुलकारी पंजाब की है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए, फुलकारी की कढ़ाई विशेष रूप से पंजाब में की जाती है। जो फुलकारी कढ़ाई है तो विशेष रूप से इसकी कढ़ाई है जो पंजाब में की जाती है। रोहतक, करनाल, हिसार, इन 3 जगह पर ये कढ़ाई होती है। कहाँ कहाँ? थोड़ा रुकिए। तो रोहतक में होती है जो फुलकारी कढ़ाई है, करनाल में, हिसार में। आदि शहर में इनके लिए प्रसिद्ध है, यानी ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो रोहतक में, करनाल में, हिसार में जो फुलकारी साड़ियाँ हैं वो मिलती हैं। जाट लोगों में इस कढ़ाई का प्रचलन अधिक था। जो जाट लोग हैं तो उनके लिए इस कढ़ाई का प्रचलन अधिक हो गया। फुलकारी साधारणतः लाल या सफ़ेद मोटे सूते कपड़े या खद्दर के वस्त्र पर बनाई जाती थी। कढ़ाई में रफू करने वाले टांके का प्रयोग किया जाता था। श्वेत, लाल, पीले और कत्थई रंग के रेशमी धागों से फुलकारी की कढ़ाई की जाती थी। जो फुलकारी की कढ़ाई थी वो कैसे, यानी धागों से की जाती थी। तो श्वेत धागा होता था, लाल होता, पीला और कत्थई कलर के धागे से ये कढ़ाई की जाती थी। आगे देखते हैं। प्राय फूलों के नमूने या खड़े पड़े या तिरछे टांकों से कई प्रकारों से ज्यामिति डिजाइन बिना स्या के कम ऐंठन के बनाए जाते थे। ऐसे
ओ ये क्या, सॉरी। देखिए 30 मिनट की हो गई। चलिए हम थोड़ा सा पंजाब में और देख लेते हैं। पंजाब की कितने कौन कौन सी बाग हैं उनके बारे में, बागों के बारे में बात करते हैं हम। फुलकारी के बारे में हमने देख लिया। फुलकारी की कढ़ाई कौन सी है, कौन कौन सी कढ़ाई हैं उसके बारे में देखते हैं। तो फुलकारी की कई विशेष रूप से पंजाब में की जाती, कई विशेष रूप से पंजाब में की जाती हैं। रोहतक, करना, हिसार आदि शहर इसके लिए प्रसिद्ध हैं। लोगों में इस कढ़ाई का प्रचलन अधिकता। फुलकारी साधारणतः लाल या सफ़ेद मोटे सूती पर या खद्दर के वस्त्र पर बनाई जाती थी। कढ़ाई में रफू करने वाले टांकों का प्रयोग किया जाता था। श्वेत, लाल, पीले और कत्थई रंग के रेशमी वस्त्रों से फुलकारी की जाती थी। आगे देखते हैं, फुलकारी कढ़ाई की जाती थी। प्राय फूलों के नमूने या खड़े पड़े या तिरछे हुआ करते थे। जो फूलों के नमूने थे वो कैसे होते थे, खड़े पड़े या तिरछे हुआ करते थे। ज्यामिति डिजाइन बिना किए कम ऐंठन के बनाए जाते थे। फुलकारी की कढ़ाई के लिए प्रयुक्त धागों में सुंदर रंग संयोजन रहता था। प्राचीनता के अनुसार पंजाबी परिवार में कन्या के विवाह पर उपहार स्वरूप देने के लिए फुलकारी दहेज में दी जाती थी। फुलकारी किसमें, दहेज में दी जाती थी। क्या करने के लिए, पंजाबी परिवार में कन्या के विवाह के लिए उपहार स्वरूप में क्या, फुलकारी क्या होती थी, दहेज में दी जाती थी। फूलों के कारण इसे फुलकारी कहा जा गया। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं एक विशेष प्रकार की फुलकारी बाग कहलाती है। कैसी बाग कहलाती है, विशेष प्रकार की फुलकारी होती है, उसे हम क्या, बाग कहते हैं। इसमें बाग बगीचे का प्रभाव दिया जाता है। फुलकारी फूलों के डिजाइन के कारण फुलकारी कहलाती है। यदि बाग में ककड़ियों के डिजाइन का प्रयोग हुआ है तो उसे ककड़ी बाग कहा जाता है। इसी प्रकार मिर्च के बाग ये क्या हो गया फिर से, कहाँ गया भाई, ये रहा देखिए। इसमें क्या है, फुलकारी फूलों के कारण यह फुलकारी कहलाती थी। यदि बाग में ककड़ियों के डिजाइन का प्रयोग हुआ है तो उसे ककड़ी बाग कहा जाता था। इसी प्रकार मिर्च बाग का प्रयोग हुआ था। यदि बाग में ककड़ियाँ ही, ये हो गया। इसी प्रकार मिर्च बाग में सिर्फ दो प्रभाव, मिर्च बाग में मिर्च के बाग का प्रभाव पैदा किया जा सकता है। फुलकारी के नमूने में
देखते हैं फुलकारी के नमूने में वहाँ की स्त्रियों की अनदेखी कल्पना शक्ति स्मृति मौलिकता का पुट रहता है। अधिकांश प्रकृति स्रोत से लिए जाते हैं, जैसे चांद, सूरज, वन फूल, सागर, ये देखिए ककड़ी बाग हो गया, मिर्ची बाग हो गया, धनिया बाग हो गया। उसके बाद कौन सा बाग हो जाएगा? करेली बाग, अनार बाग, शालीमार बाग, बैंगन बाग, चंद्रमा बाग, जंजीरा दाबाज बाग, गुल कैरियर बाग और इत्यादि। इसलिए इत्यादि के नमूने वस्त्र पर अंकित नहीं किए जाते थे। इत्यादि के नमूने इसमें वस्त्र पर अंकित नहीं किए जाते थे, ये डायरेक्ट बनाए जाते थे, बल्कि वस्त्र के धागों को ही गिन गिन कर सुंदर सुंदर उत्कृष्ट नमूने वस्त्र काढ़े जाते थे, जिसे देखकर बिना अचंभे हुए नहीं रहा जा सकता था। फुलकारी में नमूने के तौर पर सूर्यमुखी, कपास, लिली और गेंदा फल में यानी फूलों में कपास है, लिली है, गेंदा है, और जो फलों में है आम, संतरा, अनार, नाशपाती। इसमें सब्जियां इसमें क्या होता था? सब्जियों में क्या है? बैंगन होता था, मिर्च होती थी और बंद गोभी और करेला आदि चिंतन। ओहो, ये क्या हुआ? ये देखिए यहाँ पर हमने ये सभी पढ़ लिया पंजाब। अब क्या है, हमें कसूती पढ़ना है, तो क्लास ज़्यादा लंबी हो रही तो ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो पंजाब की पढ़ लिया। स्त्रियाँ
पंजाब की लड़कियां और स्त्रियां इसे अत्यंत कुशलता से काटती थी और ये जो कढ़ाई है उनकी कुशल प्रवीण और जादुई अंगुलियों के सूरजमुख जादुई अंगुलियों की तरफ ये क्या है, जादुई अंगुलियों कहाँ गई, ये प्रवीणता जादुई अंगुलियों को जाती है उनकी। और सूर्यमुखी, कपास, लिली, गेंदा ये क्या है, फूलों से प्राप्त होता है। फल आम, संतरा, अनार, नाशपाती। सब्जियों में बैंगन है, मिर्च है, बंधा गोभी है, फूल है, वस्त्र करेला है आदि के चित्र काढ़े जाते हैं। पशु पक्षी के चित्रों को भी बड़ी कुशलता पूर्वक काढ़ा जाता है और पर उतारा जाता है, जिससे वस्त्र की खिल उठता है, जिससे वस्त्र जिसमें बकरी, भैंस, गाय, खरगोश, घोड़े, हाथी, मुर्गी, तोता, उल्लू, कबूतर आदि का चित्रण किया जाता है। नमूने वस्त्र के सीधी तरफ बनाए जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हम अगली क्लास में कसूती को पढ़ेंगे। कसूती कहाँ की है, कर्नाटक की है। वहाँ के धारवाड़, बीजापुर के जो बंजारे थे वैसे इस कला को लाए थे, उन्होंने ही बनाया था। तो ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी हमारा कितना बचा है, कसूती बच गई है पूरी की पूरी। उसके बाद हमारी कांथा बची है। उसके बाद क्या है, कसीदा बचा है। कसीदा के बाद हमें क्या देखना है, उसके बाद हमें देखना है चिकनकारी। चिकनकारी के बाद गुजरात की कसीदे की बहुत समृद्ध परंपरा, चंपा रुमाल। और ये देखिए ये क्या है, चिकनकारी कढ़ाई। ये सभी ये कसूती है, ये चिकनकारी है। उसके बाद हम चिकनकारी ये भी देखेंगे, कनिष्ठा कढ़ाई है, ये चौकोर में ये बनी है। चकला ये है। तोरण, ये तोरण क्या है, ऊपर जो लटकाने वाला होता है उसे हम तोरण। तो ये तोरण हो गया, ये हमारा क्या तोरण हो गया। ये चकला, एक काठियावाड़ कढ़ाई, ओहो ये चिकनकारी, ये सभी हो गए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम, नमस्ते।